नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। दोस्तों वैल्यूएडिशन के आज के एपिसोड में जो कंटेंट मैं आपके सामने लाया हूं, ये लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर दोस्तों मैं बना रहा हूं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जिसने हायर पेंशन के लिए ऑप्ट किया है उसको कुछ पैसा ईपीएफओ को रिफंड करना होगा, उसके बाद ही उसकी हायर पेंशन शुरू हो सकती है। अब दोस्तों ये जो पैसा ईपीएफओ को हमको रिफंड करना है, उसका कैलकुलेशन समझने के लिए ईपीएफओ ने एक एक्सेल शीट बनाया और उसको बहुत अच्छे तरह से अपने पोर्टल पर रख दिया, जहां से आप उस शीट को डाउनलोड कर सकते हो, उसमें अपना डेटा भर सकते हो और उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा ईपीएफओ को वापस देना है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जिसने भी ये शीट बनाई है उसने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छे तरह से एक्सेल शीट बनाई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं ईपीएफओ का शुक्रगुजार यहां पर करना चाहूंगा कि भाई उन्होंने एक एफर्ट लिया कि लोगों के लिए एक टूल बनाए और उसको अपने पोर्टल पर डाल के उसको पब्लिक करें। लेकिन दोस्तों जब लोग इस टूल को यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, स्पेशली उन लोगों को जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि जो शीट होती है दोस्तों वो 2023 तक के डेटा को कैलकुलेट करती है। लेकिन अगर कोई 2017 या 18 में रिटायर हो चुका है तो वो जब उस शीट को भरता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत वहां पर हो रही है, कुछ रेफरेंस एरर्स वहां पर आ रहे हैं। और दोस्तों इस रेफरेंस एरर्स को कैसे हटाया जाए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपका जो कैलकुलेशन होगा उसको स्मूथ करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ यह भी डिस्कस करूंगा कि जो पैसा आप ईपीएफओ को वापस करने वाले हैं वो अगर आपको रिकवर करना है तो आपको कितने साल तक पेंशन मिलनी चाहिए, तब जाकर वो पैसा रिकवर होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं कि हो सकता है फ्यूचर में जाकर ईपीएफओ पेंशन के फॉर्मूले को बदल दे। तो जिस तरह की ट्वीकिंग यहां पर हो सकती है उसके 3 या 4 सिनेरियो दोस्तों इस केस स्टडी में हम लेंगे और यहां पर हम देखेंगे कि अगर पेंशन का फॉर्मूला बदलता है, अगर हमारी पेंशन कम हो जाती है तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो किस तरह से बदलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं तो करंट टाइम्स में जो आपकी पेंशन कैलकुलेट होती है उसके फॉर्मूले में जो आपका लास्ट 60 मंथ्स का बेसिक प्लस जी होता है, मतलब कि जो आपकी पेंशनेबल सैलरी होती है वो कंसीडर करके यहां पर ईपीएफओ कैलकुलेट करता है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में जाकर अगर इस फॉर्मूले को बदल दिया जाए और कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आपके लास्ट 120 महीने की सैलरी को यहां पर कंसीडर किया जाए, 120 मंथ्स की सैलरी को कंसीडर किया जाए, तो आपके पेंशन के रिकवरी में कितना फर्क पड़ेगा। अगर 180 मंथ्स का अगर पीरियड कर दिया जाए तो आपके पेंशन में ब्रेक इवन में कितना डिफरेंस आएगा, ये भी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ईपीएफओ ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया कि आपके लाइफ टाइम बेसिक प्लस जी का जो एवरेज होगा उसको कैलकुलेट करके पेंशन कैलकुलेट की जाए, तो दोस्तों आपके ब्रेक इवन में क्या डिफरेंस आएगा, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिफंड अमाउंट कैलकुलेट करने की जो शीट ईपीएफओ ने अपने पोर्टल पर डाली है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि वो शीट डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल क्रोम को ओपन करना है या जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजर होगा उसको ओपन करना है, वहां जाना है और वहां के सर्च बार में आपको सबसे पहले टाइप करना है ईपीएफओ मेंबर पोर्टल। अब दोस्तों जब आप ये चीज डालेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ लिंक्स ओपन होंगे, उसमें जो सबसे पहला लिंक होगा वो होगा मेंबर पोर्टल होम का। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, मेंबर होम के ऊपर। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी जानी पहचानी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, जहां पर जाकर आपने एक्चुअली पेंशन का फॉर्म भरा था। अगर दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर वही लिंक है जिसको यूज करके आपने पेंशन का फॉर्म भरा था। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको दिख जाएगा, यहां पर लिख के आ रहा है कैलकुलेटर फॉर एस्टिमेटिंग ड्यू फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। ये इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आपको डाउनलोड कैलकुलेटर में जाना है और जब आप डाउनलोड कैलकुलेटर करेंगे तो दोस्तों देखिए यहां पर आपकी शीट डाउनलोड हो चुकी है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, इस तरह का विंडो खुल जाता है, आपको कभी कभी बैक फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी वेबसाइट है, कभी कभी ऐसे ग्लिचेस आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपका ये पेंशन रिफंड कैलकुलेटर दोस्तों यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ देर बाद आपको इस पेंशन कैलकुलेटर को ओपन करना है और उसमें अपना डेटा डालना है। तो दोस्तों जब आप उस पेंशन कैलकुलेटर शीट को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह का टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। और दोस्तों यहां पर आप अगर नीचे देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के टैब्स यहां पर दिए गए जिसमें अलग अलग तरह का कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर वो कैलकुलेशन होता कैसे। तो दोस्तों इस शीट में मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहां पर किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों जब आप ये शीट डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके जो मंथली वेजेस होंगे वो यहां पर एंटर करने होंगे, मतलब कि हर महीने की जो आपको बेसिक प्लस जी या फिर जो भी पेंशनेबल सैलरी आपकी होगी अलाउंस मिलाकर वो आपको यहां पर एंटर करनी होगी। और दोस्तों ये एंट्री कहां से होगी, नवंबर 1995 से होगी। तो दोस्तों जो लोग भी ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, मतलब कि जो 2023 के पहले रिटायर हो चुके हैं, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कम से कम 30 से 35 साल की सर्विस की होगी और उन्होंने डेफिनेटली 1995 के पहले ही किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा। इसीलिए दोस्तों आपका जो कैलकुलेशन होगा नवंबर 1995 से स्टार्ट होगा,
क्योंकि नवंबर 1995 से ही ईपीएस को लागू किया है। उसके पहले की जो आपकी सर्विस है वो सर्विस पीरियड में काउंट भी नहीं होती और वहां से आपका रिफंड कैलकुलेशन होता भी नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जब आप यहां पर ये शीट देख रहे हैं तो यहां पर जो कैलकुलेशन स्टार्ट किया गया है वो कैलकुलेशन स्टार्ट होता है नवंबर 1995 से। तो दोस्तों आपका जो सैलरी का फिगर होगा वो आपको यहां डालना है। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले जब आप यहां पर फिगर्स डालते हो तो दोस्तों यहां पर ये सारे फिगर्स ना कुछ बेसिक ऑलरेडी अज्यूम करके इन्होंने डाला हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको रिप्लेस करना होगा जीरो से। जब आप इसको जीरो से रिप्लेस करेंगे और यहां पर इस तरह से डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों नीचे के जितने फिगर्स है वो सारे जीरो में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अगर दोस्तों आप इस शीट के नीचे आएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहां पर जितना भी फिगर्स यहां पर डाले थे वो सारे यहां पर जीरो हो गए। दोस्तों ये चीजें हमने क्यों की, ये चीजें हमने इसलिए की क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको शीट में रेफरेंस एरर आएगा। अब दोस्तों यहां पर आप कभी भी रिटायर हुए हो 2023 के पहले, आप यहां पर अपने फिगर डाल सकते हो। जिस साल में आप रिटायर हो चुके होंगे या जिस साल में आप 58 ईयर्स के हो चुके होंगे तो 58 ईयर्स के बाद का जो डेटा होगा वो 00 होगा और उसके हिसाब से आपका आज तक का जो भी रिफंड अमाउंट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। और दोस्तों जो लोग सर्विस में हैं ऑलरेडी उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो जिस साल से शुरू होता है उस साल से अपने फिगर डाले। फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी ने 2008 में अगर ज्वाइन किया था तो अपने जो सैलरी फिगर्स होंगे वो 2008 से डाले और उसके ऊपर के पूरे जो फिगर्स होंगे उसको जीरो बना दे, तो दोस्तों फिर भी आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट तरह से हो जाएगा। आई होप दोस्तों यहां पर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है कि किस तरह से जो रेफरेंस एरर शीट को यूज करते हुए आ रहा है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, आपको सबसे पहले शीट में जो अज्यूम किए हुए जो बेसिक प्लस जी यहां पर शीट ने ईपीएफओ ने दिए हुए हैं उसको जीरो कर देना है। जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं उनको 1995 से अपना डेटा भरना है और दोस्तों जो लोग ऑलरेडी अभी वर्किंग है और आगे जाकर रिटायर होने वाले हैं उनको वहां से डेटा भरना है जहां से उनकी सर्विस शुरू हुई है, जहां से उन्होंने ईपीएस में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। उसके पहले के फिगर्स को जीरो रख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक छोटा सा केस लूंगा एक ऐसे आदमी का जो 31 मई 2023 को 60 साल का होकर रिटायर हुआ है। तो दोस्तों जो आदमी 60 साल का रिटायर हुआ है मई 2023 में, उसकी एक्चुअली पेंशन स्टार्ट होगी मई 2021 से ही, क्योंकि दोस्तों 58 साल तक ही ईपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है और 58 साल के बाद ही आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों एक ऐसे आदमी का मैंने एक डेटा लिया है जो 1995 के पहले ज्वाइन कर चुका था, उसका पूरा वेज डिटेल दोस्तों मैं यहां पर भरूंगा और उसको फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। एक दोस्तों सैंपल के तौर पे अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप अपना कैलकुलेशन खुद कर पाएंगे। अब दोस्तों वो जो शीट हमने पेंशन कैलकुलेशन की ईपीएफओ से डाउनलोड की थी दोस्तों, उनमें मैंने एक और शीट ऐड कर दी है जहां पर मैंने इन महाशय का पूरा डेटा यहां पर डाल दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनका डेटा का कैलकुलेशन जो हमने लिया है वो नवंबर 1995 से लिया है। आपको 11 मंथ 1995 यहां पर दिख रहा होगा और उस टाइम पे उनकी बेसिक थी 6750 और उस टाइम पे उनका डीए जीरो हुआ करता था, इसलिए 6750 का उनका फिगर यहां पर बनता है। उसी तरह से दोस्तों उनका जो पूरा डेटा है मैंने मई 2021 तक का लिया हुआ है जब वो 58 ईयर्स के हो गए थे। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आपको जो डेटा लेना है वो 60 ईयर्स तक के एज का नहीं लेना है, वो आपको लेना है 58 ईयर्स के एज तक का, क्योंकि 58 ईयर्स का जो एज होता है वही एग्जिट पॉइंट माना जाता है ईपीएस के कैलकुलेशन के लिए। अगर दोस्तों ये डाउट आपका क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जब ये 2021 मई में मतलब कि 5th मंथ ऑफ 2021 में जब ये 58 साल के हो चुके थे तो इन महाशय का जो टोटल बेसिक प्लस डीए था वो था 1,98,415 रुपीज। अब दोस्तों यहां पर जब हमने हमारा पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया, हमने हर महीने की वेज यहां पर कलेक्ट कर ली। अब इस पूरे डेटा को उठा के हम डालेंगे जो पेंशन रिफंड का जो कैलकुलेशन शीट ईपीएफओ ने दिया है उसमें। तो दोस्तों जब आप उस शीट में जाएंगे तो जो सबसे पहला पेज होगा वो होगा वेज एंट्री का। यहां सबसे पहले आपको वेज एंट्री करनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जब ये महाशय नवंबर 1995 में जॉब कर रहे थे तो उनका जो टोटल बेसिक प्लस डीए था वो था 6750 और दोस्तों उसी फिगर को मैंने उठाकर यहां पर डाल दिया। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इनकी जो डेटा एंट्री हुई है दोस्तों वो कहां तक की हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मई जून 2021 तक की हुई है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि इनके बाद तो इनका कोई सर्विस कंट्रीब्यूशन था नहीं ईपीएस में, तो उसके बाद जो भी डेटा था दोस्तों वो 00 ही यहां पर रिकॉर्ड हुआ है ना दोस्तों। तो अगर आप एक कर लेंगे तो आपके कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे। अब दोस्तों जब आप यहां पर पूरा इंफॉर्मेशन अपना डाल चुके हैं तो डालने के बाद जब आप देखेंगे इस शीट में 2 पोर्शन बनाए गए, है ना दोस्तों। जब आप पैसा वापस करेंगे तो रिफंड जो होगा वो 2 पार्ट में कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों अब तक आपको ये बात पता चल गई होगी कि ईपीएस में जो भी आपका एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, उसका 8.33% जो है वो आपको जमा करना होता है ईपीएस में।
तो दोस्तों अभी तक क्या होता था कि सीलिंग के ऊपर ही पैसा कटता था 8.33% का, लेकिन अब जब आप हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करेंगे तो जो आपकी एक्चुअल सैलरी होगी, पेंशनेबल सैलरी होगी, उसके ऊपर आपका 8.33% दोस्तों यहां पर कटने वाला है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीलिंग के हिसाब से पैसा दिया और अब जाकर हम एक्चुअल सैलरी पर देने वाले हैं, तो ये दो फिगर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यहां पर पहली शीट में कैलकुलेट किया जाएगा, जो यहां पर दिखाया गया है कैलकुलेशन शीट 8.33% के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपका पहला कैलकुलेशन बनेगा कि जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो वापस करना है वो कितना होगा 8.33% के हिसाब से। अब दोस्तों 2014 में एक संशोधन आया था, एक अमेंडमेंट आया था ईपीएस स्कीम में, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद होके आपके बेसिक प्लस जे का, मतलब जो उस टाइम की सीलिंग हुआ करती थी, जैसे उस टाइम की जो सीलिंग थी 15,000 रुपए हुआ करती थी, उसके ऊपर 1.16% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेगी आपके ईपीएस फंड में एज अ सोशल वेलफेयर। लेकिन दोस्तों जब आप हायर पेंशन के लिए जाएंगे तब आपको एक्चुअल बेसिक प्लस जे, जो आपकी एक्चुअल पेंशनेबल सैलरी होगी, उसके ऊपर 1.16% कंट्रीब्यूट करना होगा अपने रिफंड अमाउंट की तरफ, आपके ईपीएस अमाउंट की तरफ। तो दोस्तों 15,000 तक तो सरकार देगी, लेकिन 15,000 के ऊपर की जो भी आपकी बेसिक प्लस जी होगी, उसके ऊपर जो भी 1.16% बनेगा वो डिफरेंशियल अमाउंट आपको भरकर देना होगा। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, समझ लीजिए आपकी बेसिक प्लस जी की जो टोटल है वह 50,000 रुपए, तो दोस्तों 15,000 को जब माइनस करेंगे तो बचेंगे 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए के ऊपर 1.16% जो है वो आपको वापस ईपीएस में डालना पड़ेगा, और जो 15,000 के ऊपर में 1.16% है, जो बनता है 174 रुपीज, वो अभी भी सरकार आपके नाम पे डालेगी। तो दोस्तों जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा, मतलब कि 1.16% ऑफ 50,000 माइनस 1.16% ऑफ 15,000, वो आपको डिफरेंशियल अमाउंट यहां पर जमा करना होगा। और इसलिए दोस्तों यहां पर दूसरी शीट दी गई है, कैलकुलेशन शीट 1.16 मेंबर कंट्रीब्यूशन। आई होप दोस्तों यहां तक मैंने आपको ये शीट समझा दी है। अब दोस्तों जैसे ही आप ये वेज एंट्री शीट में अपने पूरी वेज डिटेल्स डाल देंगे, तो आपको उसके बाद बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो भी कैलकुलेशन अगली शीट में होंगे, जहां लिखा गया है कैलकुलेशन शीट 8.83%, आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस सीधा सीधा समरी शीट के ऊपर चले जाना है। अब दोस्तों जब आप इस समरी शीट के ऊपर आएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि हर साल के हिसाब से, मतलब हर मार्च 31 मार्च को जो भी टोटल वेजेस का डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन है और टोटल इंटरेस्ट उसके ऊपर जो भी बनता है, उसका टोटल अमाउंट जो बनता है, वो यहां पर आपको कैलकुलेट होके बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो इस महाशय के लिए अगर हम केस में देखें, जिनका डेटा हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका 31 मार्च 1996 के वक्त में उनका जो डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन बन रहा था वो बन रहा था 811 रुपए का। उसका जो इंटरेस्ट जो उनको उसके ऊपर देना था वो था 15 रुपए, और टोटल अमाउंट जो उनको वापस करना था वो था 826 रुपीज। अब दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 1997 के मार्च में अगर आए तो उनका जो टोटल वेजेस बनती थी वो बनती थी 87,610, उसके ऊपर जो डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन जो उनको ईपीएस में डालना था 8.33% के हिसाब से, तो वो बनता था 2292। उसके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, जो भी उस टाइम का पीएफ का प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट होगा, उसके हिसाब से उनका इंटरेस्ट बनता था 217 रुपए। तो दोस्तों टोटल होके 2509 रुपए, दैट इज 2509 रुपीज उनको ईपीएस को वापस करने हैं। तो दोस्तों इसी तरह से कैलकुलेशन करते करते अगर हम लोग शीट के एंड में आ जाएंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि एंड में आपको कितने पैसे यहां पर देने हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये महाशय जो थे इन्होंने 58 ईयर्स की एज अटेंड कर ली थी मई 2021 में। तो इनका जो कैलकुलेशन बनना था वो बनना था मार्च 2022 तक का, क्योंकि जो भी 2-3 महीने उन्होंने एक्स्ट्रा यहां पर सर्विस दी थी 2021 अप्रैल के बाद में, तो उसका कैलकुलेशन होगा और फाइनली उनको यहां पर इतना पैसा देना था। लेकिन दोस्तों ये जो शीट यहां पर बनाने वाले ने बनाई है, इसने इस चीज का पूरा बेहतरीन ख्याल रखा है कि अगर उसके बाद भी आपका जो पैसा होगा उसके ऊपर भी जो आपको इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि आपकी तो पेंशन शुरू हो चुकी होगी अगर आप रिटायर हो चुके हो तो उस पर जो इंटरेस्ट मिला है उसको भी कैलकुलेट करके फाइनल फिगर 31 मार्च 2023 तक का जो आपका बनेगा वो बनेगा 31,18,488 रुपए, मतलब 31,18,488 रुपीज। और दोस्तों ये जो रिफंड अमाउंट बन रहा है, ये बन रहा है 31 मार्च 2023 तक का, 31 मार्च 2023 तक का। आई होप दोस्तों यहां से आपको फिगर क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद इन्होंने और ब्यूटीफुल यहां पर कैलकुलेशन किया है। ये कैलकुलेशन इन्होंने यहां पर ये किया हुआ है कि भाई अगर 31 मार्च 2023 को तो यहां पर बन रहा है, लेकिन अगर मैं अप्रैल में पैसा देता तो मुझे कितना देना पड़ता, तो 1 महीने का इंटरेस्ट और उसमें ऐड होता, वो भी इन्होंने कैलकुलेशन किया है। अगर मैं 2 महीने बाद देता तो मई में मैं कितना पैसा देता, 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके मैं इतना पैसा देता। उसी तरह से अगर मैं सितंबर 2023 में पैसा ईपीएफओ को वापस करूंगा तो कितना पैसा बनेगा वो आपको यहां पर क्लियर दिखाई दिया जाएगा।
अब दोस्तों ये जो पैसा आपको यहां पर दिख रहा है, ये वो पैसा है जो 8.33% के हिसाब से आपको देना है सरकार को। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक और कंट्रीब्यूशन फिगर है 1.16% का, उसका भी कैलकुलेशन दोस्तों ये शीट ऑटोमेटिक करती है। जैसे ही आप अपने वेज डिटेल्स यहां पर डालते हैं, आप 1.16% का भी आपका कैलकुलेशन यहां पर हो जाता है। और दोस्तों ये जो कैलकुलेशन होगा, ये होगा सितंबर 2014 के बाद से, क्योंकि ये जो संशोधन आया था और ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी, ये सितंबर 2014 के संशोधन के बाद, अमेंडमेंट के बाद ही शुरू की थी। तो उसके पहले ये सब फिगर जीरो होंगे। और इसीलिए जब आप इसकी समरी शीट में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो स्टार्टिंग के महीने 1996, 1997, 1998 के जो साल है, इसमें 000 के फिगर्स आ रहे हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था, सितंबर 2014 के बाद ये संशोधन आया था, इसीलिए 31 मार्च 2015 के बाद का जो कैलकुलेशन है, वहां पर आपको कुछ फिगर्स दोस्तों यहां पर दिखेंगे। और उसी तरह से आपको यहां पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं, मैंने ये शीट पूरी तरह से वेरीफाई की है, बनाने वाले ने बहुत बढ़िया तरह से शीट बनाई है। और आपके जो कैलकुलेशन के फिगर्स बनेंगे, उसमें आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है। जो भी कैलकुलेशन होगा एकदम परफेक्ट होगा। आप मेरी जबान पर यहां पर इस शीट को ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 1.16% का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हमको देना था, तो ये जो महाशय थे जो 2023 में 60 साल के हुए, मतलब कि इनकी 58 ईयर्स की जो एज थी 2021 में अटेन हुई थी, तो दोस्तों उनको जो पैसे वापस करने हैं, वो करने हैं 1,82,329 रुपीज। अब दोस्तों ये हो गया 1.16%। इसके पहले हमने समरी में देखा था 8.33% का जो भी कैलकुलेशन था वहां पर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि टोटल रिफंड अमाउंट हमको कितना देना है। अब दोस्तों जो एडिशन का जो फिगर है, वो यहां पर इस शीट में नहीं किया गया था, ये मैंने यहां पर अपने हिसाब से डाल दिया है। और ये मैंने डाल इसलिए दिया है ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए कि आपको कितना पैसा देना है। और दोस्तों यही शीट जो मैंने मॉडिफाई की है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो भला इसके कि आप ईपीएफओ के पोर्टल पे जाए, इस शीट को डाउनलोड करें और फिर अपने कैलकुलेशंस करते रहे, बेटर ये होगा कि जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसको आप डायरेक्टली यूज करें। तो जो भी छोटे मोटे चेंजेस यहां पर करने हैं मैंने आपको करके दे दिए, आपको बस अपना वेज डिटेल भरना है और आपके फाइनल फिगर्स जो भी आपको वापस करने हैं वो आपको यहां पर दिख जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये महाशय अगर अप्रैल 2023 के महीने में पैसा रिफंड करते हैं तो इनका 1.16% का जो पार्ट है वो बनता 1,83,567 रुपीज का, और इनका जो 8.33% वाला जो पार्ट है वो बनता 31,39,668 रुपीज का, और क्यूमुलेटिव इनको देना पड़ता वापस 33,23,235। वही अगर ये महाशय सितंबर के महीने में पैसा वापस करते हैं तो इनका टोटल फिगर बनता 34,35,325 रुपीज। अब दोस्तों आप कहेंगे अप्रैल वगैरह के फिगर क्यों दिए, क्योंकि ईपीएफओ ने तो पैसा कैसे वापस करना है इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक दिया नहीं है। आई एग्री, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि ऑनलाइन भरना है, किस लिंक से भरना है या किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है। लेकिन तकरीबन दोस्तों जब 26 जून को इस महीने के ये प्रोसेस एंड हो जाएगा तो बहुत जल्दी ईपीएफओ आपको ये लिंक भी दे देगा, आप वहां पर जाके पैसा भर सकेंगे। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि हमको पैसा भरना कितना है, तो उसका कैलकुलेशन आपको इस शीट में दिख जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते थे कि रिफंड का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, शीट में की जो रेफरेंस एरर है उसको कैसे हटाया जाए, तो दोस्तों आप यहां तक वीडियो बंद कर वापस जा सकते हैं और आपको सफिशिएंट यहां पर नॉलेज मिल जाएगा कि ये शीट को यूज कैसे करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो पैसा मैं ईपीएफओ को वापस दूंगा उसका ब्रेक इवन फिगर कैसा आएगा, मैं कितने साल तक जिंदा रहूंगा, तो ये जो पैसा मैं दे रहा हूं ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा और उसके बाद शायद मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो आप यहां से आगे जा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो शीट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये ब्रेक इवन कैलकुलेशन के लिए दोस्तों मैंने यहां पर बनाई है। अब दोस्तों यहां पर मैंने 4 सिनारियो लिए कि जब आपका पेंशन के फॉर्मूले में 60 महीने का मतलब कि 60 मंथ्स का एवरेज सैलरी लिया जाता है तो क्या सिनारियो बनेगा, अगर 120 मंथ्स का लेते तो क्या सिनारियो बनेगा, 180 मंथ्स का लेते तो क्या सिनारियो बनेगा, और अगर आपकी लाइफ लॉन्ग एवरेज अगर लिया जाता है आपकी सैलरी का तो क्या सिनारियो बनेगा, और उसके हिसाब से मैंने इन महाशय के लिए ब्रेक इवन यहां पर कैलकुलेट कर दिया। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहां पर समरी में बताया था कि अगर ये महाशय अप्रैल के महीने में टोटल फिगर देंगे तो उनका आएगा 33,23,235 रुपीज। लेकिन दोस्तों यहां आप देख पा रहे होंगे मैंने जो फिगर लिया वो सिर्फ 30,52,073 रुपीज का लिया है। तो दोस्तों क्योंकि ये जो मैंने फिगर लिया है ये मैंने लिया है मई 2021 तक का, जब ये 58 ईयर्स के हो चुके थे।
क्योंकि दोस्तों एक्चुअली पैसा हमको वहां तक का ही रिफंड करना है, उसके बाद जो पैसा आ रहा था वो तो इनको इंटरेस्ट मिल रहा था क्योंकि ऑलरेडी वहां से इनका पेंशन शुरू हो चुका था। तो दोस्तों आपको भी जो यहां पर फिगर डालना होगा वो फिगर लेना होगा आपको उस साल का जब आप 58 ईयर्स के हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि इनकी जो मैंने फिगर यहां पर ली है 8.33% वाली, वो ये वाली जो ग्रीन में आपको दिख रही है वो मैंने ली है क्योंकि दोस्तों ये उस साल में 58 ईयर्स के हो चुके थे और अगर इनको वहां से पेंशन शुरू नहीं होती तो शायद इनको इतना ही पैसा रिफंड करना होता। उसी तरह से दोस्तों जो 1.16% का जो मैंने फिगर लिया है वो भी इनका यहां से लिया है, जो आपको ग्रीन दिख रहा है ये भी मैंने 2022 का लिया है क्योंकि तभी ये 58 ईयर्स के हो चुके थे और वो फिगर दोस्तों मैंने यहां पर डाल दिया। आई होप दोस्तों यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैंने वो फिगर क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों उसके बाद तो पेंशन शुरू हो चुकी थी आपकी, है ना। तो जो भी एरियस अगर मिलता है तो उसमें कवर हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे ये मत पूछिएगा कि एरियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि ईपीएफओ ने इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि अगर वो आपसे पूरा इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस ले रहे हैं तो आपको एरियस जरूर देंगे। सरकार आपके साथ शायद ही यहां पर नाइंसाफी करेगी। तो दोस्तों आइए वीडियो में यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर जो मैंने फिगर लिया था जो रिफंड करना था 58 ईयर्स की एज तक इन महाशय को, वो था 30,52,073 रुपीज का। इनकी जो 60 महीने की एवरेज सैलरी बन रही थी वो बन रही थी 1,62,454 रुपीज और दोस्तों इनके जो सर्विस ईयर बन रहे थे वो बन रहे थे 28। अगर आप 2021 से 1995 तक जाएंगे तो बनेंगे आपके 26 साल और क्योंकि आपकी 20 साल के ऊपर की सर्विस बन चुकी है तो आपको 2 साल बोनस मिलते हैं, इसलिए यहां पर बनेंगे 28 साल, दैट इज 28 ईयर्स। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को अगर हम डालेंगे, आपको तो पता ही होगा पेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। पेंशन का फॉर्मूला होता है आपके 60 महीने का जो एवरेज सैलरी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 70 से, तो फिर जाकर आपको मिलेगी एक पेंशन। तो दोस्तों ये जब मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं तो आपको यहां पर पता चलेगा कि इन महाशय को जो पेंशन मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 64,981 रुपीज 60 पैसा। लेकिन दोस्तों अगर ये महाशय हायर पेंशन के लिए ऑप्ट नहीं करते हैं तो इनको सीलिंग के हिसाब से 7,500 की पेंशन मिलने वाली है। तो दोस्तों यहां पर जो डिफरेंस बनेगा कि अगर आप हायर पेंशन ऑप्ट करेंगे और हायर पेंशन ऑप्ट नहीं करेंगे तो वो यहां पर डिफरेंस जो इनका बनेगा वो बनेगा 57,481 रुपीज का अप्रोक्सीमेट। अब दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक आपको दिया गया है, ये है दोस्तों फाइनेंशियल कैलकुलेटर। आपको इसमें जाना है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में जाना है और दोस्तों जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के चित्र दिखेंगे जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों वहां पर आपको फिगर्स डालने हैं कि आपका जो रिफंड कॉर्पस अमाउंट था वो आप कितना डालना चाहते हैं वो आप डालिए, उसके हिसाब से आपको मंथ में कितना पैसा वापस आना चाहिए वो आप डालिए, जो दोस्तों इन महाशय के केस में होगा 57,481.6 रुपीज, है ना दोस्तों। तो ये जो पैसा डिपॉजिट करेंगे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में वो होगा 30,52,073 रुपीज और जो हर महीने निकालेंगे वो होगा 57,481.6 रुपीज का। अब दोस्तों यहां पर हम अज्यूम करते हैं कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर आपको सालाना 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना दोस्तों। क्योंकि आप जो पैसा डालेंगे वो आइडियल तो नहीं रहेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं अज्यूम करता हूं कि सालाना 7% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो बहुत वाजिब है, बहुत इजीली आज के जमाने में आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आप जो पैसा रिफंड करने वाले हो उसका फिगर आपने डाल दिया, जो पैसा आप निकालने वाले हो हर महीना जो कि आपकी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो आप यहां पर डालेंगे और आप यहां पर 7% का इंटरेस्ट रेट लेंगे और एक रफली आप 10-20 साल का यहां पर फिगर डाल दीजिए। जैसे आप कैलकुलेट के ऊपर बटन दबाएंगे तो वैसे ही आपको नीचे पे आ जाएगा कि ये जो पैसा आपका था ये कितने दिन तक चल सकता है जब आप मंथली बेसिस पर आपका डिफरेंशियल अमाउंट उस पैसे में से निकाल रहे हैं और वो पैसा आपका 7% से बढ़ रहा है तब। तो दोस्तों जब ये कैलकुलेशन मैंने इन महाशय के लिए किया तो मुझे पता चला कि 5 साल 3 महीने तक ही वो पैसा वहां पर टिका रहेगा। मतलब कि अगर ये महाशय 58 ईयर्स के बाद में 5 ईयर्स 3 मंथ जिंदा रहता है तो 63 ईयर्स 3 मंथ्स की एज में इनका पूरा ब्रेक इवन आ जाएगा और उसके बाद ये नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर फिर से एक बार मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि ये महाशय अगर हायर पेंशन के लिए ऑप्ट करते हैं, सरकार को 30,52,000 रुपए वापस करते हैं और हर महीने हायर पेंशन लेते हैं 64,981.6 रुपीज की और इनका जो डिफरेंशियल अमाउंट बनता है वो बनता है 57,481 रुपीज का। तो दोस्तों ये महाशय अगर 63 ईयर्स 3 मंथ्स तक जिंदा रह जाएंगे तो ये ब्रेक इवन में आ जाएंगे, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट में चले जाएंगे, इनका जो भी रिफंड किया पैसा होगा वो पूरी तरह से वापस आ जाएगा। अब दोस्तों आज के जमाने में जब मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है,
कोई भी आदमी 63 ईयर्स तक जिंदा रह जाता है। और दोस्तों ये बात ईपीएफओ को भी पता है और उनको पता है कि अगर इस फॉर्मेट में इन्होंने स्कीम को लगा दिया तो उनको भारी नुकसान होने वाला है। सरकार ये खर्चा नहीं उठा सकती, आपको जिंदगी भर पेंशन नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सरकार पेंशन के फॉर्मूले को ट्विक कर दे, चेंज कर दे। मैं यहां पर यह दावा नहीं कर रहा हूं कि सरकार ये करेगी, लेकिन अगर फाइनेंशियल प्रूडेंस में बिलीव करती है सरकार, अगर फाइनेंशियल मेजर्स को इंपोज करना चाहती है सही तरह से, अगर इस स्कीम को वायबल बनाना चाहती है लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी, तो थोड़े बहुत चेंजेस तो सरकार को यहां पर करने होंगे। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली वो चेंजेस होंगे आपका जो एवरेज सैलरी लिया जाता है उसके ड्यूरेशन को लेकर। दोस्तों करंट पोजीशन में आपके 60 मंथ्स के बेसिक प्लस जीए का एवरेज सैलरी के फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन दोस्तों जब आप इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे और समझ लीजिए सरकार ने इसको डिसाइड किया कि इसके बाद से हम 120 मंथ्स का लेंगे, मतलब कि 10 साल का डेटा लेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो दोस्तों यहां पर क्या फर्क आएगा हम अगले केस में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ केस 2 अगर हम देखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर 120 मंथ्स के एवरेज सैलरी की बात हमने की गई है। जो आपको पैसा वापस देना होगा वो सेम होगा 30,52,000 के आसपास। और दोस्तों लेकिन जो आपकी एवरेज सैलरी होगी वो यहां पर रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि 10 साल पहले आपकी सैलरी थोड़ी सी कम थी। जब आप एवरेज करेंगे तो आपके एवरेज को कम कर देगी वो सैलरी। तो दोस्तों इनकी जो एवरेज सैलरी बन रही थी वो बन रही थी 1,25,583 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस सेम थे। और यहां पर जब इनकी हायर पेंशन बनने वाली है वो बनने वाली है 50,233 रुपीज के आसपास की। दोस्तों आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं, जब आपका 60 महीने का बेसिक प्लस जे का एवरेज लिया था तो जो हायर पेंशन बनी थी वो बनी थी 64,981 रुपीज की, लेकिन अब जब आपका 120 मंथ्स का फिगर यहां पर ले रहे हैं तो तकरीबन पेंशन बनेगी आपकी 50,233 रुपीज की। अब दोस्तों सेम चीज हम करेंगे, हम फिर से हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे जाएंगे, ये जो डिफरेंशियल अमाउंट यहां पर बन रहा है इसको हम डालेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पैसा आप वापस करेंगे और ये जो थोड़ी कम हुई पेंशन के हिसाब से जो आपको पैसा मिलेगा, अब इसको रिकवर करने के लिए आपको लग जाएंगे 7 साल 7 महीने, मतलब कि 58 ईयर्स के बाद में 7 साल 7 महीने। मतलब कि अगर 120 महीने का एवरेज बेसिक प्लस जे कंसीडर किया जाता है पेंशन के फॉर्मूले के लिए, तो आपको मतलब कि इस महाशय को कम से कम 65 ईयर्स 7 मंथ्स तक जिंदा रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक का जो मैंने डिस्कशन आपके सामने किया है ये यहां पर क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं। जब आपका 15 साल का अगर एवरेज लेते हैं तो क्या होता है, मतलब कि 180 महीने का अगर एवरेज लेते हैं तो दोस्तों यहां पर एवरेज सैलरी और कम हो जाएगी, जो एक्सपेक्टेड हायर पेंशन होगी वो और कम हो जाएगी, और यहां जो आपका ब्रेक इवन ईयर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, और इन महाशय के लिए वो ड्यूरेशन हो जाएगा 11 ईयर्स 5 मंथ्स का। मतलब कि अगर 15 साल के बेसिक प्लस जे का अगर एवरेज निकालती है सरकार तो इनका जो ब्रेक इवन आएगा वो आएगा 69 ईयर्स 5 मंथ्स के ऊपर। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से एवरेज कैलकुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा लिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब कि आपको ज्यादा साल जिंदा रहना पड़ेगा। अगर आपको बीच में कुछ हो जाता है तो यहां पर रिकवरी लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आप कहेंगे कि अगर इस जर्नी में हमको कुछ हो भी जाता है तो मेरी जो स्पाउस होगी उनको कुछ तो पैसा मिलेगा, 50% पैसा तो मिलेगा, वो रिकवर करेंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं 50% रिकवरी पे ये पैसा कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता। आपकी वाइफ को कम से कम 90 साल तक जिंदा रहना पड़ेगा, जो बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज है आज के जमाने में। तो दोस्तों अगर आपकी डेथ हो जाती है और अगर आपने तब तक पैसा रिकवर नहीं किया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके वाइफ के लिए पैसा रिकवर करना। उसी तरह से दोस्तों जो चौथा केस है मैंने यहां पर लिया गया है कि अगर आपकी पूरी जिंदगी भर का जो भी आपका एवरेज बेसिक प्लस जी होगा उसके ऊपर अगर कैलकुलेशन किया जाता है तो दोस्तों वो जो पेंशन बनती है वो बहुत ही कम बनती है, और जो डिफरेंशियल बनेगा वो भी बहुत कम बनेगा, और वो हिसाब से आपको 40 साल लग जाएंगे तकरीबन वो पैसा रिकवर करने के लिए। मतलब कि आपको रिकवर करना है पैसा तो आपको 98 ईयर्स तक जिंदा रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सिनारियो तो बहुत ही ड्रास्टिक होगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो दोस्तों किसी ने भी पेंशन को अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं सरकार ऐसे कोई ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेगी, ऐसे कोई इम्प्रैक्टिकल मेजर्स नहीं लेगी, क्योंकि दोस्तों 2024 में इलेक्शन भी है, सरकार को जनता को फेस भी करना है। तो जहां तक कि मैं सोचता हूं यहां पर सरकार जो है 60 महीने का एवरेज ना लेते हुए तकरीबन 120 महीने का एवरेज लेगी, और वो हिसाब से थोड़ा सा 2 से 3 साल का आपका ब्रेक इवन पीरियड बढ़ जाएगा, जो बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। अब फ्यूचर में जाके जो लोग बहुत लंबे समय तक नौकरी करने वाले 2045 तक वगैरह जो लोग रिटायर होने वाले हैं उन लोगों के साथ क्या होगा वो बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन 2024 तक दोस्तों मेरे को पूरा भरोसा है कि सरकार बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लाएगी, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली आपकी स्कीम को खराब नहीं करेगी, क्योंकि इलेक्शंस बहुत पास है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो चीज मैंने आपके साथ शेयर की
कि आपको रिफंड अमाउंट कैलकुलेट कैसे करना है, इस शीट को यूज कैसे करना है, और उसके बाद जो आप ब्रेक इवन कैसे निकाल सकते हो और अंदाजा ब्रेक इवन जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनका कैसा आएगा, वो यहां पर दोस्तों मैंने यहां पर बता दिया है। अब दोस्तों यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सैंपल कैलकुलेशन मैंने यहां पर किया गया है, ये उस आदमी के लिए लिया है जो 2023 में रिटायर हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2015 में रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप बोलोगे इनकी जो सैलरी थी और मेरी जो सैलरी थी इसमें तो जमीन आसमान का फर्क था। दोस्तों प्रो राटा बेसिस पर अगर हम निकालें तो आपका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, क्योंकि आपको पेंशन अगर कम मिलेगी तो आपका रिफंड अमाउंट भी कम होगा, जिसकी पेंशन ज्यादा बनेगी तो उसका रिफंड अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो मोटा मोटा तौर पे देखें, ये जो साल मैंने यहां पर दिखाया है कि आपके जो ब्रेक इवन होने के लिए 5 साल 3 महीने का समय लगेगा, 7 साल 7 महीने का समय लगेगा, तो दोस्तों ये मोटा मोटा तौर पे आपके लिए सेम होगा। 1-2 महीने आगे पीछे होगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट खुद का कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको यहां पर करके दिखाया उसको आप रेफरेंस मान सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों जो लोग आगे जाकर रिटायर होने वाले 2038 में 2045 में, वो अपना कैलकुलेशन जरूर कर ले, क्योंकि उनको ये कैलकुलेशन बहुत मददगार होगा ये डिसीजन लेने के लिए कि हायर पेंशन के लिए फाइनली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यू एड जरूर किया होगा और आपकी लाइफ को आसान किया होगा इस पेंशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनको भी आसानी हो इस चीज को समझने के लिए, उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, हमको इससे मोटिवेशन मिलता है और नए नए अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।